बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बट आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं डेट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। ठीक है, बेसिकली हम ज़्यादा नई जो टर्म है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले बेसिकली हम एक टॉर्क का एक रिलेशन ड्राइव करते हैं। ठीक है, फिर हम टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करेंगे उस रिलेशन की मदद से। अच्छा जी, सपोज कर लें बेटा हमारे पास एक रिजिड मैसलेस रॉड है। ठीक है, जिसकी जो लेंथ है वो आर है। उसके एक एंड को हमने पिवट कर दिया है ओ पॉइंट के ऊपर और दूसरे एंड के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट को अटैच कर दिया जिसका मास एम है। फिर हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करते हैं। उस फोर्स की वजह से चूंकि दूसरा एंड पिवट हुआ हुआ है तो ये जो मैस होगा ये एक सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट कर देगा। ठीक है, तो अब इस फोर्स की वजह से इसके अंदर एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज टॉर्क। नाउ अब ये जो फोर्स चूंकि इस सर्कुलर पाथ में हम टेंजेंट के अलोंग लगा रहे हैं दैट इज व्हाई इट इज नोन एज टेंजिशियल फोर्स। और इस टेंजिशियल फोर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, एक टेंजिशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। बॉडी ने अपनी जो पोजीशन है वो चेंज की है, एंगुलर पोजीशन जो है बॉडी की वो चेंज हो गई है थ्रू थीटा। सो according to Newton's second law, the tangential force has produced a tangential acceleration, so we can write m times the tangential acceleration. Now, अब हमें पता है कि जो टेंजिशियल एक्सीलेशन है वो एंगुलर एक्सीलेशन से रिलेट होता है। वी कैन रिलेट टेंजिशियल एक्सीलेशन and angular acceleration as at is equal to r alpha. So putting this value in this equation, so ft is equal to m r times alpha. ठीक है, तो we will get m r alpha, that is the tangential force. Now if we multiply this equation by r on both sides, then r ft is equal to r into m r alpha, r square, तो m r square alpha। ठीक है, नाउ दैट इज r एफ टी। अब यहाँ इस केस में अगर हम देखें डायग्राम में जो r है वो एक्सिस रोटेशन और एक्सिस रोटेशन जो o पॉइंट से पास कर रहा है, एक्सिस रोटेशन और जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उसके परपेंडिकुलर है। तो ऐसी लाइन जो एक्सिस रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर उसको हम मोमेंट आर्म बोलते हैं। तो इस केस में जो r है वो मोमेंट आर्म को डिफाइन कर रहा है। तो मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, वी विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। तो मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क, सो वी विल हैव टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर एल्फा। अब इस इक्वेशन में जो हमारे पास एम आर स्क्वायर है इसको हम इस क्वांटिटी को हम आई से डिनोट कर देते हैं और उसको हम डिस्कस करेंगे कि ये आई क्या चीज़ है। तो वी डिनोट आई एम आर स्क्वायर बाय आई, सो वी विल गेट टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा। अब हम इस इक्वेशन को एनालाइज करते हैं। अब हमारे पास एक इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू एम में, ठीक है, जो लीनियर मोशन में है, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा। ना इस इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें कि जो लीनियर एक्सेलेरेशन है उसको रिप्लेस कर लिया है एंगुलर एक्सेलेरेशन है। ठीक है, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है ये बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ की क्या उसको कहते हैं, एनालॉजी है इन एंगुलर मोशन। ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज एनालॉगस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, और एंगुलर मोशन। अब एक्सेलेरेशन इज रिप्लेस बाय एंगुलर एक्सेलेरेशन, नाउ फोर्स इज रिप्लेस बाय द टॉर्क। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक व्हेन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी देन प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन। सिमिलरली वी कैन से यूजिंग दिस इक्वेशन व्हेन टॉर्क ऑफ ए फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी देन इट प्रोड्यूसेस द एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे कि फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है तो वी कैन से टॉर्क जो होगा वो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, force acting on an object is zero, then it will have no linear acceleration. Similarly we can say when torque of a force acting on a body is zero, ठीक है, torque is also called as moment of force. When moment of force or torque acting on a system or a body is zero, then it will have no angular acceleration. ठीक है, इसी तरह अगर हम ये कहते हैं अगर हमारे पास समेशन ऑफ फोर्स जीरो हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन जीरो हो गया। इस सूरत में जो बॉडी होगी वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अटेन करती है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम।
इसी तरह अगर सिस्टम के ऊपर लगने वाले टॉर्क का सम जीरो होगा तो इस इक्वेशन के मुताबिक एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इस सूरत में सिस्टम को हम कहेंगे सिस्टम इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल न्यूटन सेकंड लॉ की जो लीनियर मोशन के अंदर जो फॉर्म है, हम कह सकते हैं इट इज़ द एनालोगस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन। यानी कि जो रोल लीनियर मोशन में फोर्स प्ले करती है वही रोल एंगुलर मोशन में टॉर्क प्ले कर रहा है। इसी तरह जो रोल लीनियर मोशन के अंदर एक्सेलेरेशन प्ले कर रहा है उसी को रिप्लेस कर लिया है एंगुलर मोशन के अंदर एंगुलर एक्सेलेरेशन। ठीक है, बिकॉज लीनियर एक्सेलेरेशन डिफाइंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity and similarly angular acceleration defines the rate of change of angular velocity. Now अब ये जो टर्म है mass, इसको रिप्लेस किया है I ने, ठीक है, जिसको हमने mr स्क्वायर के इक्वल कहा था, mr स्क्वायर को हमने I से डिनोट किया था। अब जो लीनियर मोशन में अगर हम देखें mass का इफेक्ट क्या है, लीनियर मोशन में हम देखते हैं कि mass इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, बेसिकली, और इनर्शिया क्या होता है, जो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन में बॉडी की रेजिस्टेंस है। ठीक है, बॉडी की अगर चेंज ऑफ स्टेट को हम बॉडी में की स्टेट ऑफ मोशन में अगर हम चेंज लाना चाहते हैं तो बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है उस चेंज के खिलाफ रेजिस्ट करने की, जिसको हमने इनर्शिया कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी बेसिकली एंगुलर मोशन में वही रोल प्ले करता है जो लीनियर मोशन में मैस प्ले कर रहा है। तो वी कैन से इट इज़ दी रोटेशनल इनर्शिया और इट इज़ दी रेजिस्टेंस इन द चेंज इन रोटेशनल मोशन। जब भी एक बॉडी अगर रोटेट कर रही है और उसकी रोटेशनल मोशन में अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो उस चेंज के खिलाफ जो बॉडी के जो रेजिस्टेंस होगी डेट विल बी डिफाइंड बाय आई। अब डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो जस्ट मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि उस मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से पोजीशन पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास अब एक बॉडी का जो लीनियर जो मैस है वो एक फिक्स प्रॉपर्टी है, वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेम बॉडी का वो डिफरेंट हो सकता है, उसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। यानी इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ एक्सिस रोटेशन, कि आपने एक्सिस रोटेशन कौन सा लिया हुआ है। ठीक है, तो एक्सिस रोटेशन के रिलेटिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यूज होंगी वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है ना, तो अ बॉडी कैन हैव फिक्स मास बट इट कैन हैव different values of moment of inertia depending upon the choice of एक्सिस रोटेशन, कि आपने एक्सिस रोटेशन किसको सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अब जो रोटेशनल इनर्शिया है यहाँ पर देखें, जिस तरह जो अंडर द कांस्टेंट फोर्स, अगर इस इक्वेशन के मुताबिक हम देखें, मास इज डिफाइनिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। इफ टू बॉडीज आर एक्सपीरियंसिंग द सेम फोर्स देन acceleration in these bodies is defined on the basis of their mass. The mass will define the acceleration produced in the body. इसी तरह हम कह सकते हैं कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर सेम टार्क एक्ट कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एंगुलर एक्सेलेरेशन को डिफाइन करेगा। यानी कि जो रोल मैस लीनियर मोशन में प्ले कर रहा है वही रोल जो टर्म आई है जिसको हम एम आर के इक्वल कह गए हैं, ये बेसिकली वही रोल प्ले कर रहा है एंगुलर मोशन के अंदर। ठीक है, और दूसरा मजीद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है और मास की जो पोजीशन है रिलेटिव टू एक्सिस रोटेशन। ठीक है, यानी कि अगर हम अगर सर्कुलर मोशन की बात करें तो बेसिकली जो ऑर्बिट का जो रेडियस है या सर्कुलर जो पाथ बॉडी जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, अगर हमारा एक्सिस रोटेशन जो है वो सेंटर में से पास कर रहा है, देन द स्क्वायर ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंडिंग ऑन द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो ये बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क का रिलेशन था, और यहाँ से हमें ये बात पता चल रही है मोर टॉर्क विल प्रोड्यूस मोर एक्सेलेरेशन और देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल रेजिस्ट द चेंज इन द रोटेशनल मोशन। ठीक है, व्हेन टॉर्क टेंड्स टू प्रोड्यूस द एंगुलर एक्सेलेरेशन देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल रेजिस्ट दिस चेंज और मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल रेजिस्ट द एक्सेलेरेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी,
सबसे पहले तो हम रिजिड बॉडी को देख लेते हैं। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होगी, ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करें, ऐसी बॉडी होगी जिसपे डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हो और अंडर द एक्शन ऑफ डिफरेंट फोर्सेस उसके जो पॉइंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल से वो मिलकर बनी उनमें डिस्टेंस चेंज ना हो, ठीक है। यानी कि इफ अंडर द एक्शन ऑफ डिफरेंट फोर्सेस डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज, ठीक है, देन द बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी, ठीक है। एक दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि रिजिड बॉडी की, अगर एक किसी बॉडी को हम रोटेट करें अबाउट एन एक्सिस, और इसके लिए ये बॉडी है, हम इसको रोटेट करें एक्स एक्सिस के अबाउट, तो उस बॉडी के सारे जो पार्टिकल्स होंगे, अब जब हम रोटेट करेंगे तो पार्टिकल्स क्या करना शुरू हो जाएंगे, सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, ठीक है। ये m1 फर्स्ट के लिए पार्टिकल है, ये m2 पार्टिकल है, ये अपने अपने सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टिकल है, तो फर्स्ट के लिए n पार्टिकल्स हैं, तमाम के तमाम जो पार्टिकल्स होंगे वो सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करते हुए फील होंगे, ठीक है। तो अब हर एक का जो रेडियस होगा उनकी पोजीशन के हिसाब से, जो एक्सिस रोटेशन से उनकी जो पोजीशन है उसके हिसाब से डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक बॉडी रिजिड है तो तमाम के तमाम जो पार्टिकल्स होंगे वो सेम टाइम के अंदर रेवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे अपना। इसका मतलब ये होगा उन सब की एंगुलर जो स्पीड है वो सेम होनी चाहिए। तो रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होगी जिसको जब हम रोटेट करें और उसके सारे पार्टिकल्स एक ही स्पीड से रोटेट करें या उनकी एंगुलर स्पीड क्या हो, सबकी सेम हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो बॉडी होगी वो रिजिड बॉडी कहलाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल दीज पार्टिकल्स इफ द एक्सिस इज फिक्स इज सेम, ठीक है जी। तो ये रिजिड बॉडी की डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं है कि पार्टिकल्स की एंगुलर स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है ना, हर पार्टिकल की एंगुलर स्पीड डिफरेंट है, तो बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होगी। अब सपोज कर ले हम इसी तरह की कोई रिजिड बॉडी ले लेते हैं और इसमें O पॉइंट से एक एक्सिस रोटेशन को हम पास करवा देते हैं। सपोज कर लें एक्सिस रोटेशन जो है वो O पॉइंट में से पास कर रहा है, ठीक है, जो बॉडी के अपने अंदर से पास कर रहा है। अब हम इस एक्सिस रोटेशन के अबाउट पार्टिकल्स की जो पोजीशन है उसको हम कह देते हैं यहाँ पर m1, ये सपोज के लिए सेकंड पार्टिकल m2 है यहाँ पर, और ये है कोई थर्ड पार्टिकल m3 है, सो ऑन। बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है जी। अब फर्स्ट के लिए फर्स्ट पार्टिकल की जो पोजीशन थी रिलेटिव दिस पॉइंट O, इसको हम r1 कह देते हैं। m2 की जो पोजीशन है वो r2 है, m3 की पोजीशन r3 है। सिमिलरली mn एज ए पोजीशन ऑफ mn इज एट द पोजीशन ऑफ rn, ठीक है जी। जब हम फर्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से बॉडी रोटेट करना शुरू हो जाती है इस एक्सिस रोटेशन के अबाउट। तो इसकी वजह से क्या होगा, हर पार्टिकल क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक है। एवरी पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग इन दी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, m1 विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r1, सिमिलरली m2 विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r3, सिमिलरली m3 विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r3, m2 will move in a circular path of radius r2, mn will move us in a circular path of radius rn, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, हर बॉडी जो सी है अबाउट O पॉइंट, हर पार्टिकल O पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो हर पार्टिकल के ऊपर जो टार की वैल्यू होगी, अगर हम फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर टार की वैल्यू देखें, दैट विल बी m1 r1 स्क्वायर α1 इफ इट हैज एन एंगुलर एक्सेलेरेशन α1। अगर बॉडी का जो एंगुलर एक्सेलेरेशन है अबाउट O दैट इज a, ठीक है। नाउ टार्क ऑफ द सेकंड बॉडी क्या होगी हमारे पास m2 r2 स्क्वायर α2। सिमिलरली टार्क ऑन द थर्ड पार्टिकल दैट विल बी m3 r3 स्क्वायर α3 सो ऑन। तो टार्क ऑन n पार्टिकल कितना होगा हमारे पास mn rn स्क्वायर αn। नाउ जो नेट टार्क एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर वो क्या होगा, सम ऑफ द टार्क्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल। सो नेट टार्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, नेट टार्क एक्टिंग on rigid body will be tau 1 plus tau 2 plus tau 3 so on tau n, putting the values m1 r1 square α1 plus m2 r2 square α2, m3 r3 square α3 so on mn rn square αn। इसको हम इक्वेशन नंबर
1 कह देते हैं। नाउ अभी हमने रिजिड बॉडी की डेफिनेशन की थी कि रिजिड बॉडी के तमाम पार्टिकल्स की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी एक सेम होगी। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो अगर कोई फोर्स या टॉर्क उनकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज लेके आता है तो सब में जो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो सब में सेम आएगा। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी सबका सेम होगा, ठीक है ना, अगर बॉडी रिजिड है। क्योंकि हम कंसीडर कर चुके हैं कि बॉडी रिजिड है तो इसका मतलब तमाम पार्टिकल्स का जो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। फॉर अ रिजिड बॉडी having fixed axis of rotation, we can write alpha 1 is equal to alpha 2 is equal to alpha 3 so on alpha n is equal to alpha, ठीक है। तो इसका मतलब सबका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो गया, सेम। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है तो वी कैन टेक अल्फा कॉमन from this equation, so equation 1 becomes torque is equal to m1 r1 square m2 r2 square m3 r3 square so on mn rn square into alpha, ठीक है। इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। समेशन फ्रॉम i is equal to 1 to n एम आई आर आई स्क्वेयर इंटू एल्फा, ठीक। अब ये जो टर्म है इसकी क्वेश्चन नंबर हम 2 कह देते हैं। एज हमने अभी प्रूव किया है कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या था, आई एल्फा के, ठीक है। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो एल्फा की जगह एल्फा टॉर्क तो बेसिकली ये जो टर्म है पैरेंथेसिस के अंदर ये क्या होनी चाहिए, सो दिस इज the moment of inertia of rigid body, moment of inertia of rigid body is I is equal to summation I is equal to 1 to n m I r I square. So that is the moment of inertia of a rigid body about a fixed axis passing through it. अब यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है देखें बेसिकली डिपेंड कर रहा है ना सिर्फ बॉडी के मास के ऊपर और बॉडी के जो मास की डिस्ट्रीब्यूशन है अबाउट एक्सिस रोटेशन, आर आई बेसिकली उन पार्टिकल्स की जो पोजीशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है उस एक्सिस रोटेशन के अबाउट उस पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये टर्म बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब ये जो फार्मूला है बेसिकली इसकी हमारी क्या नाम है इंटरमीडिएट लेवल में कोई एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन इस फार्मूले को यूज़ करते हुए कुछ यूनिफॉर्म शेप की जो बॉडीज़ हैं जैसे कि हमारे पास रॉड, डिस्क, ठीक है, और स्फीयर और हुप वगैरह के लिए उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है जी। तो और लेकिन इसके अंदर हम एक जो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो पहले हमने फार्मूला लिखा है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, दिस इज़ वैलिड ओनली फॉर सर्कुलर मोशन कि अगर एक बॉडी किसी ऑर्बिटल मोशन के अंदर है, ठीक है, अगर उसका जो ऑर्बिटल मोशन में उसका जो ऑर्बिट का जो रेडियस है वो अगर आर है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट विल बी डिफाइंड बाय एम आर स्क्वायर। लेकिन अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम चेंज कर देते हैं, बॉडी के अपने अंदर से पास कर रहा है अगर, ठीक है, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस फार्मूले से डिराइव करेंगे, ठीक है जी। तो अब ये फार्मूला है डिफरेंट शेप्स के लिए, इससे जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि बेसिकली हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस रोटेशन के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो डिफरेंट शेप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास हम ये फार्मूला यूजिंग दीज फार्मूलाज यानी यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन डिराइव दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सपोज के लिए हमारे पास एक रॉड है जो अपने एक्सिस रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द रॉड, ठीक है, और फर्स्ट के लिए इस रॉड की जो लेंथ है हमारे पास वो कितनी है L, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड विल बी 1/12 ml स्क्वायर। ये फार्मूला जो है हमने इसी इक्वेशन से डिराइव किया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर फर्ज के लिए हमारे पास इसी तरह अगर
इस एक्सिस रोटेशन की पोजीशन को हम चेंज कर देते हैं। अगर एक्सिस रोटेशन फर्स्ट के लिए एंड से पास कर रहा है, फर्स्ट के लिए हमारे पास यही एक्सिस रोटेशन सेंटर से पास नहीं करता बल्कि एक एंड पर है, तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू होगी वो 1/3 ml² हो जाएगी। इसका मतलब देखें आपने पोजीशन ऑफ एक्सिस रोटेशन की पोजीशन को चेंज कर दिया तो बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो भी चेंज हो गया, ठीक है ना। जिसको हम जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो चॉइस ऑफ एक्सिस रोटेशन पे डिपेंड करता है। तो अ बॉडी कैन हैव मैनी वैल्यूज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बट ओनली फिक्स वैल्यू ऑफ मास। मैनी वैल्यूज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कि डिपेंडिंग ऑन दी चॉइस ऑफ एक्सिस रोटेशन, ठीक है। डिफरेंट एक्सिस रोटेशन के रिस्पेक्टिव उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। इसी तरह अगर फर्ज के लिए हमारे पास कोई हुप है, हुप क्या है बेसिकली, जैसे कि हमारे पास बहुत कोई थिन रिंग है, ठीक है, या बैंगल्स कह लें, तो अगर फर्ज के लिए इसका जो रेडियस है इस हुप का वो r है और ये अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है, तो इस केस में जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हुप का डेट विल बी mr² यूजिंग दिस फार्मूला। अगेन अगर हम ये हमारे पास हुप थी, अगर हमारे पास कोई डिस्क हो, ठीक है, डिस्क बेसिकली क्या है, इसको हम ये सॉलिड सिलेंडर भी कह सकते हैं, ठीक है, सिलेंडर और डिस्क, ठीक है। डिस्क बेसिकली एक ऐसा सिलेंडर है जिसकी जो हमारे पास जो लेंथ है बहुत स्मॉल है, ठीक है। हुप ही को अगर हम फिल कर दें, ठीक है, इसको सॉलिड बना दें, तो अब हमारे पास जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू एग्जैक्टली सेंटर फ्रॉम इट्स सेंटर, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क विल बी ½ mr², ठीक है। ये बेसिकली ये डिस्क कहलाती है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर मतलब जैसे कि हमारी अर्थ, ठीक है, यानी ऐसा स्फीयर जो अंदर से, इसी तरह अगर हम कहें बिलियर्ड बॉल की बात कर लें, ठीक है, जो अंदर से सॉलिड होती है, तो अगर फर्स्ट के लिए इसका जो रेडियस है r है, ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है सॉलिड स्फीयर, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू होगी डेट विल बी इक्वल टू 2/5 mr²। लेकिन अगर हमारे पास कोई सिलेंडर होलो है, सॉरी कोई स्फीयर होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर जैसे कि हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, फर्ज के लिए एक थिन, अच्छा जी, जो अंदर से खाली है, ठीक है, तो होलो स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी वो 2/3 mr² होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द एक्सिस रोटेशन पासिंग एग्जैक्टली फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। इस केस में अगर हम एक्सिस रोटेशन की पोजीशन चेंज कर देते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू होगी वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज कर लें ये अगर मिसाल के तौर पर अर्थ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अब अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द भी स्पिन कर रही है और अर्थ ऑर्बिटल मोशन के अंदर सन के अबाउट भी, ठीक है, रोटेट कर रही है। तो अगर हम एक्सिस रोटेशन को सर को कंसीडर करें तो अर्थ के दो एक्सिस रोटेशन बन रहे हैं, एक ऑर्बिटल मोशन में सन में से पास कर रहा है एक्स एक्सिस और दूसरा अर्थ का अपना ही एक्सिस है जिसके अबाउट वो जो है वो रोटेट कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, अर्थ की हम दो वैल्यूज़ लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, एक अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस लिखेंगे, इसको हम क्या देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू स्पिन। तो इस केस में हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी वो क्या होगी 2 बाय, क्योंकि अर्थ सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू 2/5 मास ऑफ द अर्थ इनटू रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर। यहाँ पर हम अर्थ का अपना रेडियस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ऑर्बिट के और उस ऑर्बिटल मोशन की वजह से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करेंगे इस एक्सिस के अबाउट, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मास, अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्या उसको कहते हैं द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। तो ये बेसिकली अब देखें यहाँ पर जब एक्सिस हमारे पास बॉडी के सेंटर में से पास कर रहा था सॉलिड स्फीयर के केस में, तो यूजिंग दिस फार्मूला द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अर्थ विल बी 2/5 mr²। लेकिन अगर हमारे पास ऑर्बिटल मोशन है तो हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफाइन किया था सर्कुलर मोशन के लिए, डेट इज mr²।
ठीक है। नाउ द अर्थ विल बी कंसीडर्ड एज द पॉइंट मास, ठीक है, और उसका जो डिस्टेंस है ऑर्बिट में उसका जो अर्थ सन से जो डिस्टेंस है दैट विल बी कंसीडर्ड एज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ अबाउट सन इज mr² एंड अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज 2/5 mr²। तो इस तरह हम कह सकते हैं अर्थ की जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अगर हम एक्सिस रोटेशन को मज़ीद चेंज कर देंगे, किसी और एक्सिस रोटेशन के अबाउट अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहेंगे तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डिफरेंट होगी। दैट्स हाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरीज रिलेटिव टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो बेसिकली और एक्सिस रोटेशन अगेन क्या डिफाइन करता है, रोटेशनल मोशन में चेंज के खिलाफ बॉडी की रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करेगी बल्कि बॉडी की जो पोजीशन है रिलेटिव टू एक्सिस रोटेशन उस पर भी डिपेंड करेगी, ठीक है। होपफुल आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।